तो चलिए एक ऐसे माहौल से शुरू करते हैं जहां जहां शिवनेरी किले पर शहनाई बज रही है, चौघड़े गूंज रहे हैं, एक नए जन्म का उत्सव है। जीजाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया है और ये खबर शाहजी राजे तक पहुंचाने के लिए एक घुड़सवार निकल चुका है। लेकिन इस सारे जश्न और शोर के बीच एक नई माँ की आंखें हैं जो दरवाजे पर टिकी हैं। और यही यही वो विरोधाभास है जो इस कहानी की बुनियाद है। बिल्कुल, कहानी शुरू होती है जन्म के 5वें दिन से। शस्त्र पूजा हो रही है और साथ में नांगर की भी पूजा हो रही है। नांगर यानी हल। हाँ, हल। ये एक बहुत दिलचस्प प्रतीक है ना? है तो एक ही साथ शक्ति भी और धरती से जुड़ाव भी, दोनों का सम्मान। बिल्कुल। पर जिजाबाई इन सारी रस्मों के बीच होकर भी कहीं और है। उनकी दासी है लक्ष्मीबाई, वो उन्हें नामकरण संस्कार के लिए मतलब बारसे के लिए नए कपड़े दिखा रही हैं, गहने दिखा रही हैं। पर उनका मन भारी है। हाँ, और वो अपनी उदासी छिपा भी नहीं पाती। वो लक्ष्मीबाई से कहती हैं कि बारसे के वक्त बच्चे के घर का कोई तो होना चाहिए था। इशारा साफ है शाहजी राजे की तरफ। एकदम साफ। इस एक वाक्य में किसी रानी का नहीं बल्कि एक पत्नी का दर्द है, जिसे उस वक्त अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जिजाबाई इस अकेलेपन से गुजर ही रही थी और तभी तभी किले के दरवाजे पर एक शाही मैना आकर रुकता है। एक शाही पालकी। हाँ हाँ, और ये कोई आम मेहमान नहीं था, मतलब कोई ऐसा जिसका आना शायद जिजाबाई के लिए एक राहत भी थी और थोड़ी थोड़ी घबराहट भी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उस पालकी से उतरी शाहजी राजे की माँ और जिजाबाई की सास उमाबाई साहेब। अच्छा, और उनके आते ही मानो उस सूने घर में एक अधिकार और एक अपनापन सा आ गया। वो आते ही हुक्म देती हैं, जिजाऊ को आराम करने दो, और पोते को गोद में उठा लेती हैं। माहौल ही बदल गया होगा। पूरी तरह से। मुझे उमाबाई का किरदार बहुत बहुत प्रभावित कर रहा है। वो अपने ही बेटे शाहजी के बारे में बड़े बेबाक अंदाज में कुछ कहती हैं, है ना? हाँ, वो कहती हैं, घर से सोडून लश्कराच्या भाकरी भाजीत फिरनार तो। जिसका मतलब हुआ कि घर छोड़कर सेना की रोटियां सेकता फिरेगा वो। उस जमाने में एक महिला का, खासकर अपने बेटे के लिए इतना खुलकर बोलना, ये कितना आम था। ये बहुत ही दुर्लभ था और यही उमाबाई के किरदार की मतलब खासियत है। वो कोई टिपिकल सास नहीं है। उनके इस एक वाक्य में बेटे के लिए गर्व भी है और शिकायत भी। वो जानती हैं कि उनका बेटा महान योद्धा है, पर एक माँ का दिल तो चाहता है ना कि वो घर पे रहे। सही बात है। वो तो जिजाबाई को मजाक में डांट भी देती हैं कि तुमने बड़े पोते संभाजी को भी शाहजी के साथ क्यों भेज दिया। एक मिनट, क्या इसमें एक हल्का सा ताना भी नहीं था कि मतलब एक पोते को तो मुझसे दूर कर ही दिया, अब दूसरे को तो मेरे पास रहने दो। ये रिश्ते बड़े बड़े पेचीदा होते हैं। बिल्कुल हो सकता है, इसे उस नज़र से भी देखा जा सकता है। ये उस वक्त की महिलाओं के मन की परतें दिखाता है। उनके पास सीधी सत्ता नहीं थी, पर वो ऐसे ही तानों से, उलाहनों से, अपने प्यार और अपनी नाराजगी से घर पर अपना प्रभाव बनाए रखती थी। और इसी अपनेपन के माहौल में फिर नामकरण का दिन भी तय हुआ। हाँ, किले में फिर से उत्सव का माहौल है, मेहमान आ रहे हैं और इस बार उमाबाई खुद सारे इंतजाम देख रही हैं। तो जब बच्चे का नाम रखने की बात आती है तो जीजाबाई आगे आती हैं। वो बताती हैं कि उन्होंने किले की देवी शिवाई देवी से मन्नत मांगी थी और इसीलिए वो चाहती हैं कि बेटे का नाम शिवाजी रखा जाए। तो ये नाम सिर्फ एक मन्नत नहीं था, ये उस वक्त एक माँ की अपने बच्चे के भविष्य के लिए एक उम्मीद भी थी। उस दौर में नामों का क्या मनोवैज्ञानिक असर होता होगा? बहुत गहरा। नाम सिर्फ पहचान नहीं था, वो एक पहचान बनाने का संकल्प था। शिवाई का दिया हुआ, इस नाम के साथ बच्चे पर एक दैवीय आशीर्वाद की छाया पड़ गई। उमाबाई तुरंत मान जाती हैं और फिर जिजाबाई बच्चे को पालने में लिटाकर उसके कानों में धीरे से वो नाम फुसफुसाती हैं, शिवाजी। उस एक पल में वो सिर्फ एक नाम नहीं दे रही, बल्कि उसे एक विरासत से, एक उद्देश्य से जोड़ रही हैं। बिल्कुल। नामकरण के बाद एक और बहुत भावुक घटना होती है जब बाल शिवाजी को शिवाई देवी के मंदिर ले जाया जाता है। हाँ, और वहां जो होता है वो जिजाबाई के चरित्र की गहराई को दिखाता है। वो किले के व्यवस्थापक हैं विश्वासराव, उन्हें एक मखमली थैली देती हैं जिसमें 100 सोने की मोहरें हैं। हाँ, 100 सोने की मोहरें। और वो बताती हैं कि शाहजी राजे की मन्नत थी कि अगर बेटा हुआ तो वो देवी पर 100 मोहरें चढ़ाएंगे। और ये कहते हुए उनका गला भर आता है। वो कहती हैं, मन्नत मांगने वाला चला गया, बस मन्नत पीछे रह गई। ये बहुत शक्तिशाली बात है। हाँ। मतलब वो सिर्फ अपने पति की कमी का दुख नहीं मना रही, नहीं, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके कर्तव्य भी पूरे कर रही हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि शाहजी राजे की एक बराबर की भागीदार थी। बिल्कुल। और यही परवरिश शिवाजी को मिल रही थी, एक ऐसी माँ जो भावनाओं के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी समझती थी।
तो अब शिवाजी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, दादी के प्यार में, माँ के प्यार में। वो घुटनों के बल चलने लगे हैं, लोगों को पहचानने लगे हैं। और इसी बीच वो एक बड़ा प्यारा किस्सा होता है, वो शास्त्री जी वाला। हाँ, जो जुन्नर से बच्चे के लिए चांदी का नहीं पीतल का कड़ा ले आते हैं। वही। तो जब वो पीतल का वाड़ा मतलब कड़ा लाते हैं तो सब हंसने लगते हैं कि भाई इतने बड़े सरदार के बेटे के लिए पीतल का कड़ा। लेकिन वो शास्त्री जी बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए चांदी से बेहतर ये पंचरसी वाड़ा है, जो 5 धातुओं से मिलकर बना है। और दिलचस्प बात यह है कि उमाबाई, जो राजघराने की हैं, वो उनकी बात मान लेती हैं। अच्छा। वो शिवाजी के हाथ से सोने के कड़े उतरवाती हैं और वो पंचरसी कड़ा पहना देती हैं। ये छोटी सी घटना उस दौर की सोच के बारे में बहुत कुछ बताती है। बिल्कुल। मतलब राजसी ठाट-बाट से ज्यादा पारंपरिक ज्ञान और स्वास्थ्य को महत्व दिया गया। निश्चित रूप से। लेकिन जहां घर के अंदर ये प्यार और संस्कार का माहौल था, वहीं किले के बाहर एक संकट गहरा रहा था। सूखे का संकट। सूखे का, पानी की कमी, अनाज की कीमतें बढ़ रही थी। और यहाँ हमें विश्वासराव की दूरदर्शिता दिखती है। वो वक्त रहते किले में अनाज का भंडारण कर लेते हैं। मतलब शिवाजी बचपन से ही उत्सव और संकट दोनों को एक साथ देखते हुए बड़े हो रहे थे। और फिर एक शाम महीनों के इंतजार के बाद वो खबर आती है जिसने किले की पूरी फिजा ही बदल दी। शाहजी राजे आ रहे थे। ये सुनते ही जीजाबाई की दुनिया बदल जाती है। रंजीत देसाई ने इस पल को बहुत खूबसूरती से लिखा है। कैसे जीजाबाई किले की प्राचीर पर दौड़ती हैं, उनकी आंखें दूर धूल के उस गुबार को खोज रही हैं जो उनके पिता के आने का संकेत होगा। और फिर वो पल आता है, पिता और पुत्र की पहली मुलाकात। और ये मुलाकात उम्मीद से भी ज्यादा नाटकीय थी। शाहजी राजे थके हारे दरबार में आकर बैठते हैं और तभी घुटनों के बल चलता हुआ नन्हा शिवाजी दरबार में इतने सारे लोगों को छोड़कर सीधा अपने पिता की तरफ बढ़ जाता है। शाहजी राजे हैरान होकर उसे गोद में उठा लेते हैं और शिवाजी उनकी दाढ़ी से खेलने लगता है। वाह। और तब दरबार में कोई कहता है, रक्ता ने रक्त ओढ़खला। रक्त ने रक्त को पहचान लिया। सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, पर क्या इसका कोई गहरा सामाजिक मतलब भी था? जरूर था। उस दौर में वंश और रक्त का बहुत महत्व था। ये सिर्फ एक भावनात्मक पल नहीं था, ये एक तरह से इस बात की सार्वजनिक घोषणा थी कि ये बालक शाहजी राजे का ही सच्चा उत्तराधिकारी है। कि प्रकृति ने खुद इस पे मोहर लगा दी है। बिल्कुल। और ये पल शाहजी राजे के लिए भी एक बहुत बड़ी भावनात्मक राहत थी। इतने समय बाद जब शाहजी और जिजाबाई अकेले में मिले होंगे तो उनके बीच बहुत कुछ कहने सुनने को होगा। हाँ, और शाहजी अपनी गैर मौजूदगी की वजह भी बताते हैं और उनकी वजह उस दौर की राजनीति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। शाहजी बताते हैं कि उन्होंने निजाम शाही क्यों छोड़ी। वो कहते हैं कि जिजाबाई के पिता लखूजी जादवराव की भरी सभा में हत्या के बाद उनका मन निजाम शाही से उचट गया था। ये सिर्फ एक नौकरी बदलना नहीं था, ये उस दौर की सच्चाई थी, है ना? सरदारों के लिए निष्ठा या लॉयल्टी एक बहुत ही अस्थिर चीज थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दक्कन उस वक्त एक त्रिकोणीय संघर्ष का अखाड़ा था। निजाम शाही, आदिल शाही, कुतुब शाही और ऊपर से मुगल। और उत्तर से मुगल लगातार दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में मराठा सरदार, जो बेहतरीन योद्धा थे, उनकी मांग बहुत थी, लेकिन उनकी निष्ठा उस सल्तनत के प्रति होती थी जो उन्हें ज्यादा मान, सम्मान और जागीर देती थी। तो शाहजी का ये फैसला उसी राजनीतिक मजबूरी का नतीजा था। बिल्कुल। शायद इसी अस्थिरता को देखकर और महसूस करके बड़े हो रहे शिवाजी के मन में एक स्थायी अपने स्वराज की नींव पड़ी होगी। एक ऐसा राज्य जिसकी निष्ठा किसी सुल्तान के लिए नहीं, अपनी मिट्टी के लिए हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो शाहजी राजे लगभग 8 दिन शिवनेरी में रुकते हैं। वो 8 दिन उत्सव की तरह होते हैं। दावतें होती हैं, शिवाजी के साथ खेलते हैं, जीजाबाई के साथ वक्त बिताते हैं। वो किले के इंतजाम का जायजा भी लेते हैं। एक पल के लिए लगता है कि परिवार पूरा हो गया है और सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसी कहानियों में खुशियां अक्सर बहुत छोटी होती हैं। और यहाँ भी वैसा ही हुआ। हाँ, एक दिन अचानक मुगल बादशाह शाहजहां का एक खलीता आता है। एक शाही फरमान। हाँ, एक ऐसा शाही आदेश जिसे टाला नहीं जा सकता। पर एक मिनट, शाहजी तो आदिल शाही के सरदार थे, उन्हें मुगल बादशाह का हुक्म क्यों मानना पड़ा? ये पावर डायनामिक्स कैसा था उस वक्त? ये समझना जरूरी है। उस वक्त मुगल बादशाह शाहजहां दक्षिण में अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे थे। दक्कन की सल्तनतें तकनीकी रूप से मुगलों की संप्रभुता स्वीकार कर चुकी थी। अच्छा। तो जब बादशाह का सीधा हुक्म आता था तो आदिल शाह भी उसे टाल नहीं सकते थे, और शाहजी तो आदिल शाह के सरदार थे, तो हुक्म मानना उनकी नौकरी का हिस्सा था। खलीते में लिखा था कि बादशाह बुरहानपुर में है और शाहजी को फौरन हाजिर होना है। और यहीं पर एक राजा के कर्तव्य और एक पिता की इच्छा के बीच का असली द्वंद्व दिखता है। बिल्कुल। और शाहजी राजे अपने कर्तव्य को चुनते हैं।
उनका एक वाकया है जो उनके पेशेवर चरित्र को बताता है। वो कहते हैं, जहाँ चाकरी करते हैं वहाँ वेट बिगाड़ हमें जमत नहीं। मतलब जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ काम में टाल मटोल हमें पसंद नहीं। हाँ, ये एक योद्धा का पेशेवर कोड है, उसका धर्म है। और वो छोटा सा खुशियों भरा दौर खत्म हो जाता है। अगले ही दिन जाने की तैयारियां शुरू। उमाबाई उन्हें बहुत रोकती हैं। एक माँ की तरह कहती हैं कि कुछ दिन और रुक जाओ, लेकिन शाहजी नहीं मानते। वो जिजाबाई से विदा लेते हैं, सोते हुए नन्हे शिवाजी के माथे को चूमते हैं और एक बार फिर उस परिवार की सारी जिम्मेदारी विश्वासराव पर छोड़कर बुरहानपुर के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये थी शिवाजी महाराज के जन्म और शुरुआती बचपन की कहानी।